हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्या एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का सिविक्स में चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये सब वो क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके टर्म टू एग्जाम में पॉसिबिलिटी है आने की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करना है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होता क्या है और उसका एक फायदा और नुकसान क्या होता है मल्टी पार्टी सिस्टम का। ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, देखो हर एक देश का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है। इंडिया में क्या है कि मल्टी पार्टी सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, तो क्या होता है कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस कंटेस्ट कराए जाते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, तो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स है। इंडिया में डेमोग्राफिक्स अलग है, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए पार्टियंस भी क्या है, बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसलिए बहुत सारी पार्टीज इलेक्शंस लड़ती हैं और जो पार्टी जीतती है वो अपनी सेंट्रल में जाके सरकार बनाती है। ओके, तो इसलिए जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज आके इलेक्शंस लड़ती हैं, उस पॉलिटिकल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, अब क्या इसके फायदे है, क्या इसके नुकसान है। सबसे पहला जो फायदा है वो है कि हर एक कम्युनिटी को अपना एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नेशनल लेवल में रिप्रेजेंट करने के लिए मिलता है। ओके, सेकेंड कि लोग अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं जो उनकी कम्युनिटी के इंटरेस्ट को आगे रख पाए, नेशनल स्टेज में रख पाए। ओके, सेकेंड क्या है, सॉरी, अब डीमेरिट क्या है। डीमेरिट ये है कि सबसे पहला चीज कि अगर इलेक्शंस हुए और कोई भी पार्टी एक मेजोरिटी नहीं ला पाई तो क्या होगा, फिर कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी, एक मिक्स गवर्नमेंट बनेगी। उसमें क्या होता है कि जब एक मिक्स या एक मैसी गवर्नमेंट बनती है तो देश के हित में जो भी फैसला होगा वो ले नहीं पाती है। ठीक है, और ऐसी जो सरकारें होती है जनरली इंडिया में टिक नहीं पाती है लंबे टाइम तक। ओके, तो इसे मल्टी पार्टी सिस्टम का एक घाटा ये है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में किसी को भी मेजोरिटी नहीं आई तो सबको कॉम्प्रोमाइज करके एक सरकार बनानी पड़ती है। मगर किसी की मेजोरिटी आ गई तो वो अपने हिसाब से पॉलिसीज चला सकता है जो एकदम क्लियर हो सकती है और देश के हिसाब से चल सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसीज। जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है उनका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, ओवर द लास्ट 3 decades द नंबर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ रीजनल पार्टीज हैज एक्सपांडेड। दिस मेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। ठीक है, जितना ज्यादा रीजनल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जाके रिप्रेजेंट करेंगे पार्लियामेंट में, उतना ज्यादा डाइवर्सिटी फैलेगा पार्लियामेंट में, उतने ज्यादा इश्यूज डिस्कस हो पाएंगे पार्लियामेंट में, उतने ज्यादा रिजल्ट्स आ पाएंगे अलग अलग कम्युनिटी के बारे में पार्लियामेंट में। ठीक है, उतने ज्यादा प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो पाएंगे। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, उनका स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी में। ठीक है, कोई ना कोई तो चैलेंज करने वाला होना चाहिए हमेशा डेमोक्रेसी में, तभी डेमोक्रेसी टिकी रहेगी, वरना ऑटोक्रेसी हो जाएगी। ठीक है, जिसमें एक ही पार्टी रूल करती है, जैसे चाइना। ठीक है, सेकेंड आपका दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन, सॉरी सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, no one national party is able to secure on its own majority in Lok Sabha. As a result, that the national parties are compelled to form alliance with the state parties. ठीक है, देखो अगर इलेक्शंस हुए और किसी की भी मेजोरिटी नहीं आ पाई तो क्या करेंगे, जो सेंट्रल पार्टीज होती हैं, जो नेशनल पार्टीज होती हैं, फिर उनको अपना गठजोड़ करना पड़ता है रीजनल पार्टीज के साथ, तब जाके वो सरकार बना पाती है केंद्र में। ठीक है, सेंट्रल में, वरना वो सरकार नहीं बना पाएगी। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि जो रीजनल पार्टीज है उनको भी एक नेशनल प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, सिंस 1996 नियरली एवरी वन ऑफ द स्टेट पार्टीज हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ one or the other national level coalition government. This has contributed to the strengthening of federalism and democracy in our country.
जैसे मैंने आपको बताया कि 1996 से कोई ना कोई तो स्टेट पार्टीज को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव नेशनल लेवल में जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, जो मिक्स गवर्नमेंट होती है, उसमें अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज पाए। उसके वजह से क्या होता है, उसके वजह से जो उसकी कम्युनिटी है, जो उसका स्टेट है, उसको बहुत ज्यादा पावर मिलती है। वो अपने काम निकाल सकता है स्टेट से डायरेक्टली, क्योंकि वो पहले से ही नेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है। दूसरा ये चीज कि जो फेडरलिज्म है, जो डेमोक्रेसी है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, ये चीज तो हमेशा अगर कोalition पार्टी बन रही है तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। ठीक है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज से ज्यादा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का होता है फायदा। ओके, चलो, क्योंकि उनको भी एक चांस मिल जाता है कि कभी ना कभी वो रीजनल से नेशनल बन पाएंगी। ठीक है, चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, what is meant by national parties, state the criteria for recognizing a party as a national and state parties। ये नेशनल पार्टीज क्या होता है और ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है कि आप बोल सकते हो कि ये पार्टी नेशनल पार्टी है, ये पार्टी स्टेट पार्टी है। ठीक है, देखो, डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, जो भी डेमोक्रेसी एक फेडरल सिस्टम फॉलो करती है, उसके पास हमेशा दो काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होती है। द पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन एंड ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स एंड द पार्टीज दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल और ऑल पार्टीज ऑफ द फेडरेशन। ठीक है, एक ऐसी पार्टी जो एक ही क्षेत्र में एक ही क्षेत्र में डोमिनेंट रहती है, और एक ऐसी पार्टी जो पूरे इंडिया में डोमिनेंट रहती है। ठीक है, तो ऐसी दो टाइप की आपको पार्टीज मिलेंगी। सो दोस पार्टीज विच आर कंट्री वाइड, जो वो पार्टी जो पूरी दुनिया जो पूरी कंट्री में फैली रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल पार्टी। जैसे कि आप बोल सकते हो कांग्रेस हो गई, फिर उसके आप बोल सकते हो जो अभी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो सब क्या है, नेशनल पार्टीज है। ठीक है, अब अगर आप रीजनल पार्टीज में जाओगे तो रीजनल पार्टीज में जो मशहूर पार्टी है वो एक होगी टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, फिर बीएसपी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका शिवसेना। ठीक है, फिर एमएनएस। तो ये सब क्या है, ये सब आपका हो गया रीजनल पार्टी, जो एक रीजन में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन है। ठीक है, अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा क्या क्राइटेरिया है जिससे हम बोल सकते हैं कि एक पार्टी नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है। ठीक है, वो क्राइटेरिया देखते हैं। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स in the election to the legislative assembly of the state and wins at least 2 seats is recognized as a state party। ठीक है, एक स्टेट गवर्नमेंट की पार्टी, एक स्टेट पार्टी कैसे बना जाता है, जब वो टोटल 6% ऑफ टोटल वोट्स लेती है ऑफ द इलेक्शन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, या एटलीस्ट 2 सीट एक्वायर करती है, जिसकी वजह से हम उसको स्टेट पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, ये स्टेट इलेक्शंस की बात करें कि स्टेट इलेक्शन में अगर एक पार्टी 6% की वोट लेती है या 2 सीट अपनी रिकॉग्नाइज करती है स्टेट असेंबली में, तो उस पार्टी को हम क्या बोलेंगे, एक रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी बोलेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्या है आपका, नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी क्या होती है, नेशनल पार्टी वो पार्टी होती है जो लोकसभा इलेक्शंस में, जो अभी 2024 में आने वाले हैं, जो पूरे इंडिया में होंगे। ठीक है, जो लोकसभा इलेक्शंस में टोटल 6% ऑफ टोटल वोट्स एक्वायर कर पाए, सिक्योर कर पाए, या चार राज्य में 4 स्टेट्स में अपने 4 सीट्स एटलीस्ट सिक्योर कर पाए, तो उस पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल पार्टी बोलेंगे। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, स्टेट पार्टी क्या होती है, स्टेट पार्टी वो पार्टी होती है जब एक स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट सिक्योर कर पाए, या जो दो सीट एक स्टेट असेंबली में सिक्योर कर पाए, तो उस पार्टी को हम बोलेंगे स्टेट रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। ठीक है, अब नेशनल पार्टीज क्या होती है, नेशनल पार्टीज वो पार्टीज होती है जो पूरे नेशन में जो लोकसभा इलेक्शंस होंगे उसमें से 6% वो टोटल वोट्स में से 6% एक्वायर कर पाए या सिक्योर कर पाए, या कोई भी 4 स्टेट में एटलीस्ट 4 सीट सिक्योर कर पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग नेशनल पार्टीज। ठीक है,
चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? इन व्हाट वे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इज सीन इन द पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिसकी वजह से जो इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज में वो कम दिखाई देती है. ठीक है, सबसे पहला है द पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर and do not hold organization meetings and do not conduct internal elections regularly. okay, सबसे पहला जो प्रॉब्लम है जब एक इंटरनल डेमोक्रेसी मर जाती है या कम हो जाती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में, कि वो अपने पार्टी के अंदर ही कोई मेंबरशिप ऑफर नहीं करते. ठीक है, दूसरा है कि एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग नहीं रखते. ठीक है, फिर उसके इंटरनल इलेक्शंस भी नहीं रखते. ठीक है, मतलब किसी की राय भी नहीं ली जाती. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरनल डेमोक्रेसी है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो कम होना शुरू होती है. ठीक है, फिर सेकंड है ordinary members of the party do not get sufficient information on what happens inside the party. जो पार्टी के नॉर्मल मेंबर्स हैं, ठीक है, जो ग्राउंड में वर्क करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि पार्टीज में एक्चुअली चल क्या रहा है. उसकी वजह से भी एक लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी पैदा होती है एक पॉलिटिकल पार्टी में. फिर उसके बाद नंबर 3 है कि दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कनेक्शन नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस. एज अ रिजल्ट the leader assume that greater power to make decision in the name of the party. ठीक है, जब पार्टी के जो कोर मेंबर्स है, जब उनके पास इतना डिसीजन पावर नहीं होता, जब वो पार्टी के पावर्स नहीं ले पाते, तो जो पार्टी का सबसे बड़ा हेड है उसको लगता है कि पार्टी उसकी है, वो अपने हिसाब से चलाएगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. पार्टीज में जो कोर मेंबर्स होते हैं उनके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो एक डिसीजन ले पाए जिसको पार्टी को हेड को भी मानना पड़ेगा, उसको भी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. वरना ये पार्टी का जो पॉलिटिकल सिस्टम है अंदर का वो मतलब फॉलो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी टूट सकती है. फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सिंस वन और अ फ्यू लीडर्स एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द कंट्री, those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. Obviously हर पार्टी में एक दो लीडर ऐसे होते हैं जिनका नेशनल वाइड बहुत ज्यादा क्रेज होता है. अब अगर उनका इतना ज्यादा क्रेज है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू उस पार्टी में नहीं मानेगा, तो क्या होगा, आखिरी में उनको वो आदमी को पार्टी छोड़नी ही पड़ेगी. ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, आपका अगर इतना पूरे एक कंट्री में इतनी चलती है, इतने लोग आपको मानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पॉलिटिकल पार्टीज में भी वो छवि के कारण कुछ भी अपना डिसीजंस लो. ठीक है, देश में छवि होना, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर छवि होना बहुत अलग बात है. सबको अपना ओपिनियन देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी में, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी और स्ट्रेंथन होगी, लोग और अच्छे से काम कर पाएंगे. ठीक है, समझ में आ गया. चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टी सिस्टम, राइट वन इट्स मेरिट एंड डीमेरिट. ठीक है, एक मेरिट और एक डीमेरिट बताना है बाई पार्टी सिस्टम को. बाई पार्टी सिस्टम होता क्या है? देखो, बाई पार्टी सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे चलता है? ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये जनरली एक फेमस कंट्री है यूएसए, अमेरिका में ये बाई पार्टी सिस्टम चलता है. ठीक है, जिसमें दो मेन पार्टीज होती है और दो मेन पार्टीज के बीच में इलेक्शन होता है. एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी अपोजिशन में रहती है. ऐसे ही होता है. अगर दूसरा इलेक्शन हुआ, दूसरे इलेक्शन में एक पार्टी फिर से एक गवर्नमेंट बनाएगी, दूसरी पार्टी अपोजिशन में रहेगी. तो बाई पार्टी सिस्टम, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे सिर्फ दो पार्टीज ही रहती हैं और दो पार्टीज के बीच में ही इलेक्शन कंटेस्ट होते हैं. ओके, अब इसका मेरिट क्या है? इसका मेरिट ये कि हमेशा उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी. क्यों? क्योंकि सबको पता है कोई एक ना एक तो पार्टी जीतने ही वाली है. ठीक है, दूसरा डीमेरिट क्या है? डीमेरिट ये है कि इन दिस सिस्टम ओनली टू पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी सीट्स टू फॉर्म द गवर्नमेंट. देखो, जब सिर्फ दो ही पार्टी लड़ रही है ना नेशनल लेवल में, तो क्या होता है कि कभी कभी इंटरनल वो लोग कुछ अपना संबंध बना लो, बोले कि ठीक है एक बार तू आ एक बार मैं आ, ऐसा करके करने लगे तो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही ब्रेक हो जाता है, कोई तीसरा आ ही नहीं पाता है. ठीक है, फिर वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी आएगा तो उनके हिसाब से चलेगा.
समझ में आया? ऐसे दो पार्टी सिस्टम भी नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट दो से ज्यादा मल्टी पार्टी सिस्टम तो होना ही चाहिए, जिससे कोई नई और नया पार्टी भी वहां पे रिप्रेजेंट हो पाए। ओके, चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? हाउ आर पॉलिटिकल पार्टीज रिकॉग्नाइज एज रीजनल एंड नेशनल पार्टीज इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है इंडिया में, ठीक है, कि ये पार्टी रीजनल है, ये पार्टी नेशनल है। बहुत सिंपल, एक बार फिर से बता देता हूँ। जब भी एक स्टेट में इलेक्शंस होंगे, अगर एक पार्टी एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स जो है उसको सिक्योर कर लेती है, एंड जो 2 सीट हैं स्टेट असेंबली में अगर उसको सिक्योर कर लेती है, तो उस पार्टी को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी या एक रीजनल पार्टी, ठीक है, कि वो उस रीजन में एक पार्टी बन चुकी है, एक स्टेट पार्टी बन चुकी है। फॉर एग्जाम्पल टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जो वेस्ट की एक रीजनल पार्टी है, जिनकी हेड अभी ममता बनर्जी है। सेकेंड होगी शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, ठीक है, महाराष्ट्र में। फिर होगी डीएमके, ये एक साउथ की पार्टी है, ठीक है। अब नेशनल पार्टी क्या होती है? नेशनल पार्टीज में क्या होता है कि जब भी लोकसभा इलेक्शन होता है, लोकसभा इलेक्शन वो इलेक्शन है जो नेशनल इलेक्शंस होते हैं, जो अभी 2024 में होंगे, पहले 2019 में होते हैं, ठीक है। तो 2024 में जो लोकसभा इलेक्शंस होंगे, उसमें जो भी पार्टी एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स को सिक्योर करेगी और कोई भी 4 स्टेट में 4 सीट जीतेगी, तो उस पार्टी को क्या बोलेंगे हम लोग? लोकसभा। उस पार्टी को हम लोग बोलेंगे नेशनल पार्टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बीजेपी और कांग्रेस। समझ में आ गया? चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डिस्क्राइब अबाउट द आइडियोलॉजी एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बहुजन समाज पार्टी। जो बीएसपी है, विच इज द रीजनल पार्टी इन उत्तर प्रदेश, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। सबसे पहले जो बहुजन समाज पार्टी है, जो बीएसपी है, वो फाउंड की गई थी 1984 में बाय द लीडरशिप अंडर काशी राम, ठीक है। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू सिक्योर द पावर of BSP in the state government and to include the Dalits, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रीजनल माइनॉरिटीज, ठीक है। वो दलित, आदिवासी, ओबीसी और रीजनल माइनॉरिटीज के हक को लेके आगे बढ़ रहे थे, ठीक है। और इनका फाउंडिंग मेंबर का नाम क्या है? काशीराम। समझ में? चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। and state any 2 points of the ideology of BJP, ठीक है। सबसे पहले हमें यह समझाना है कि पॉलिटिकल पार्टी का एक्चुअली मतलब क्या होता है, और ऐसे कोई भी 2 पॉइंट बताओ बिहाइंड द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, ठीक है। बीजेपी की आइडियोलॉजी के ऐसे कोई भी 2 पॉइंट बताओ। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? देखो, a political party is a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good, ठीक है। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही आइडियोलॉजी में मानते हैं, ठीक है, और अपनी कुछ पॉलिसीज में मानते हैं, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं और इलेक्शंस में जाके लड़ते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो अपनी पावर, अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे, अगर हार जाएंगे तो वो अपोजिशन में रहेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट, सिमिलर पॉलिसीज एंड सिमिलर आइडियोलॉजीज। ओके, समझ में आ गया? चलो, नाउ क्या है 2 पॉइंट बिहाइंड द आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी, ठीक है। तो सबसे पहला है वांट्स फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया। जो आर्टिकल 370 है, जो अभी फेमस मूवी भी चल रही है कश्मीर फाइल्स, उनके ऊपर ही है। तो पूरा जम्मू कश्मीर को एक साथ इंटीग्रेट करने के लिए इंडिया के साथ, प्लस पॉलिटिकल इंटीग्रेशन प्लस टेरिटोरियल इंटीग्रेशन। टेरिटोरियल मतलब जो डेमोग्राफिक से पूरा जम्मू कश्मीर में जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो चाइना ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है कश्मीर को, उसको पूरा एक साथ लेके जोड़ना है और इंडिया में इंटीग्रेट करना है। ये अल्टीमेट एम है एक बीजेपी का। सेकंड क्या है? सेकंड है
कि अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, ठीक है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए जो कंट्री के हित में हो और सारे लोगों को उसको मानना पड़ेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ विच रिलीजन। आप कोई भी रिलीजन का हो कोई बात नहीं, मगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड मानना ही पड़ेगा। सेकेंड है नेशनलिज्म। आप बीजेपी को कभी देखोगे, कभी उनका भाषण सुनोगे तो उनके इसमें नेशनलिज्म बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक आइडियोलॉजी है बीजेपी के, ओके। सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। पॉलिटिकल पार्टीज का इतना महत्व क्यों है इंडिया में? सब आपके पेरेंट्स हो गए, कोई भी, कोई ना कोई तो गाली देता ही होगा पॉलिटिकल पार्टीज में, मगर फिर भी इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है पॉलिटिकल पार्टीज का इंडिया में, ये हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। पार्टीज इलेक्शंस में भागीदारी लेती हैं, वो अगर भागीदारी नहीं रहेगी तो लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा पूरे देश में, ठीक है। सेकेंड है कि पार्टीज अपने अपने डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखती है, ठीक है। और जिनको जो पार्टीज के पॉलिसीज और प्रोग्राम पसंद आते हैं, समझ में आते हैं, वो लोग उस पार्टीज को फेवर करते हैं और फिर वो पार्टी जाके अपनी गवर्नमेंट बनाती है, ओके। फिर उसके बाद पॉइंट 4 है द पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। जो पार्टी जीत जाती है वो सेंट्रल में जाके गवर्नमेंट बनाती है, और जो हार जाती है वो अपोजिशन में बैठती है, ठीक है। फिर फिफ्थ है आपका द पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टी पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। जो पब्लिक का मेजर ओपिनियन है, पार्टी उसको लेके एकदम फोर्थ फ्रंट में चलती है, जिसकी वजह से उनको मेजोरिटी बने रहे। अगर वो पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं चलेगी तो फिर अगले इलेक्शंस में वो सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर नहीं बना पाएगी, वो हार जाएगी, वो खुद अपोजिशन में जाके बैठेगी, ठीक है। अगर बीजेपी मेजोरिटी लोगों का ओपिनियन लेके नहीं चलेगी तो बीजेपी आने वाले टाइम में फिर अपोजिशन में बैठेगी, या तो कोई और पार्टी आके सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठ जाएगी, ठीक है। इससे बीजेपी को इम्पोर्टेंट है कि जो मेजोरिटी का ओपिनियंस है उनको लेकर आगे बढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद पार्टीज जो होती हैं वो गवर्नमेंट मशीनरी को संभालती है, प्लस जो वेलफेयर स्कीम्स हैं पुअर और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनके लिए वो वेलफेयर स्कीम्स चलाती है। जैसे कि अगर आप कोरोना आया था तो आपने ये देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बीजेपी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उन्होंने फ्री में फूड्स बांटे थे, ठीक है, गरीबों को। क्यों? बिकॉज वो उनके वेलफेयर स्कीम में था। तो ऐसे वेलफेयर स्कीम आते रहते हैं गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से गरीब लोगों को और लोअर मिडिल क्लास लोगों को फायदा हो, ठीक है। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10। कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में सबसे ज्यादा 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सब 3 इंपॉर्टेंट वो कंपोनेंट्स क्या, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है एक लीडर। पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक लीडर फेस होना चाहिए जो उस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। जैसे कांग्रेस का हो गए राहुल गांधी जी, और बीजेपी के हो गए नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देती है एक्टिव मेंबर्स। कितने ज्यादा एक्टिव मेंबर्स है पॉलिटिकल पार्टी में, इससे भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ही फायदा होता है। क्यों? क्योंकि फिर वो ग्राउंड में जाके अपने व्यूज जान सकती है लोगों से कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या चल रहा है इंडिया, मतलब अपनी कंट्री में। फिर उसके बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, तो ये उनके एक्टिव मेंबर्स ही बताते हैं। थर्ड है फॉलोअर्स। ऐसे फॉलोअर्स जो आपके डिजिटली या फिजिकली नीचे हो, जो उनको वोट दे, उनके जो आइडियोलॉजी है उनके साथ वो मिलते हो, ठीक है। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स है एक पॉलिटिकल पार्टी के। सबसे पहला लीडर, सेकंड है एक्टिव मेंबर्स, थर्ड है फॉलोअर्स, ओके। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 सेज एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शंस ऑफ ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। ऐसे 3 फंक्शंस बताने हैं आपको अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के। सबसे पहला आपका फंक्शन है कि जब भी एक इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है तो एक पार्टी गवर्नमेंट बनती है, दूसरी पार्टी जो हारती है वो अपोजिशन में बैठती है। तो जो पार्टी अपोजिशन में बैठती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन उनका ये रहता है कि जो पार्टीज गवर्नमेंट बनाती है उनके पॉलिसीज और उनके फेलियर्स, जो उनकी रॉन्ग पॉलिसीज है, उनकी जो फेलियर्स है
उनको हाईलाइट करती है देश के सामने, ठीक है, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। तीसरा ये चीज, तीसरा वो जो पॉलिटिकल पार्टीज जो गवर्नमेंट बनाती है उनके पॉलिटिकल ओपिनियन को काउंटर करती है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। इसीलिए हमेशा अगर एक हेल्दी और एक स्टेबल आपको पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए कोई भी कंट्री में, तो उसमें एक मेजॉरिटी में गवर्नमेंट होनी चाहिए, और जो उनकी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए वो भी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो उनके जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज, रॉन्ग पॉलिसीज को और फेलियर्स को हाईलाइट प्रॉपरली कर पाए, ठीक है। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। So question number 12 says describe any three main features of two party system। टू पार्टी सिस्टम के ऐसे तीन महत्वपूर्ण फीचर्स आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहला है कि पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू पार्टीज, सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट, ठीक है। अगर एक पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज हैं, मगर टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ दो ही पार्टी होती है और उन दोनों पार्टी के बीच में ही पावर एक्सचेंज होती रहती है, ओके। सेकेंड आपका ये है, इन सच सिस्टम द पीपल गेट्स ए क्लियर चॉइस, ठीक है। जब दो पार्टी सिस्टम है, सिर्फ दो ही पार्टी हैं, तो इसमें क्या होता है, पीपल जो होते हैं या तो एक पार्टी को चूज करेंगे या तो दूसरी पार्टी को चूज करेंगे। तो पीपल को एकदम क्लियर चॉइस होता है कि मेरे पास सिर्फ दो पार्टी है, इन दोनों में से जिनकी आइडियोलॉजी मेरे साथ मिलती है मैं उनको ही सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद द पार्टीज दैट विन द मेजोरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन सीट्स एंड द अपोजिशन पार्टी सीट्स इन अपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्शन कंटेस्ट किया जाता है तो एक पार्टी जो होती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, जो दूसरी पार्टी होती है वो अपोजिशन में बैठती है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। जब तक एक डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो वो कभी भी गवर्नमेंट के फेलियर्स को, गवर्नमेंट के रॉन्ग पॉलिसीज को हाईलाइट कर ही नहीं पाएगी आम जनता के सामने, ठीक है। और जब रॉन्ग पॉलिसीज और रॉन्ग जो डिसीजंस है गवर्नमेंट की तरफ से वो अगर हाईलाइट नहीं कर पाएगी पॉलिटिकल पार्टी, तो फिर जनता को ये पता लग ही नहीं पाएगा कि गवर्नमेंट एक्चुअली कर क्या रही है, ठीक है। तो समझाने वाला भी कोई होना चाहिए, तो इसलिए वो जो समझाने वाला काम है वो होता है अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का। फिर उसके बाद फिफ्थ है आपका प्रॉम्प्ट डिसीजन आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड। जब दो पार्टी सिस्टम होता है तो एक गवर्नमेंट बनाती है, एक अपोजिशन में बैठती है, तो स्टेबिलिटी बनी रहती है एक पॉलिटिकल सिस्टम में। तो क्या होता है, जो भी डिसीजन ली जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी डिसीजन इम्प्लीमेंट की जाती है, जो पार्टी जो पावर में है वो पूरी कंट्री में इजीली लागू हो जाती है, ठीक है। फिर उसकी वजह से जो आखिरी पॉइंट है दैट इज मोर डेवलपमेंट एंड लेस करप्शन। करप्शन जो है वो लेस होता है और डेवलपमेंट जो है बहुत फास्ट होता है। और जो टू पार्टी सिस्टम है वो जनरली आप देखोगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में फॉलो होता है। फॉर एग्जांपल अमेरिका में, यूएस में टू पार्टी सिस्टम है, दो ही पार्टी, एक डेमोक्रेटिक एक कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक है अभी जो बाइडन है, ठीक है, वो बाइडन कहाँ से है, वो है डेमोक्रेटिक पार्टी से। और दूसरा है जो ट्रम्प थे वो रिपब्लिकन पार्टी से थे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, डिस्क्राइब एनी 5 फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज के कोई भी ऐसे 5 फंक्शन बताओ। सबसे पहला, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इलेक्शन कंटेस्ट कराती है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है और गवर्नमेंट को रन करती है। तीसरा, कि अगर वो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है तो वो अपोजिशन में बैठती है और गवर्नमेंट के जो फ्लॉज हैं, जो फेलियर्स हैं, उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। फिर चौथा क्या है कि जो पब्लिक ओपिनियन है उनको गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल पार्टी है जो सरकार में बैठी है, उसको शेप करती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज जो पॉलिटिकल पार्टी जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है वो वेलफेयर स्कीम और पॉलिसीज चलाती हैं ऐसी जो पीपल में अवेयरनेस लाए, जो पीपल के फायदे के लिए हो, ठीक है। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शंस ऑफ ए रूलिंग पार्टी। ये वही सेम चीज है जो मैंने आपको बताया पहले से ही, ठीक है। अभी जो जस्ट क्वेश्चन नंबर 13 किया था वही है,
ये भी, ठीक है भाई। इसमें एक पॉइंट ऐड कर देना कि जो आखिरी में दिया हुआ है डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉस, जो रूलिंग पार्टी होती है वो हमेशा क्या करती है, डिसीजंस फॉर्म करती है, वो खुद पॉलिसीज बनाती है, वो खुद पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। सो रूलिंग पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 15। पॉलिटिकल पार्टी, एक्सप्लेन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी होते क्या है और पॉलिटिकल पार्टी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूँ पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। देखो, पॉलिटिकल पार्टी एक संगठन होता है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का जिनका इंटरेस्ट और जिनकी आइडियोलॉजी सेम होती है, सिमिलर होती है, और वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन में जाके खड़े हो, उसके बाद जीत के अपनी सरकार बनाए, ठीक है। और उनको फेवर करने के लिए जो ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स होते हैं, जो लोग, आम जनता होती है, वो उन्हें वोट देती है और सरकार बनाती है। अगर उनको आइडियोलॉजी पसंद नहीं है तो वो उन्हें वोट नहीं देती है, ठीक है। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल विथ सेम इंटरेस्ट इन सेम आइडियोलॉजी फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अब 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के। सबसे पहले वो इलेक्शंस में रन करते हैं। सेकंड, अगर वो इलेक्शंस जीत जाते हैं तो अपनी पॉलिसीज, अपनी आइडियोलॉजीज, अपने प्रोग्राम्स पूरे देश भर में या अपने रीजन में चलाते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज जो जीत जाती है उनका बहुत डिसाइसिव रोल होता है लॉ को बनाने के लिए, लॉ को मेंटेन करने के लिए। तीसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज जीत जाती है वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है और रन करती है। पांचवा, पॉलिटिकल पार्टी जो हार जाती है वो अपोजिशन में बैठती है और उनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि वो जो गवर्नमेंट है, जो पावर में पॉलिटिकल पार्टी है, उनके फेलियर्स को, उनके रॉन्ग पॉलिसीज को लोगों के सामने आके प्रस्तुत कर पाए, ठीक है। फिर लास्ट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है, ठीक है। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन द 2 फंक्शंस ईच ऑफ द रूलिंग पार्टी एज वेल एज द अपोजिशन पार्टी, ठीक है। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के दो फंक्शंस बताने हैं। जो रूलिंग पार्टी होती है वो देश भर में लॉ एंड ऑर्डर, लॉ बनाती है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, ठीक है। सेकेंड, जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपना गवर्नमेंट फॉर्म करती है और रन करती है। तीसरा, वो ऐसे लीडर्स को रिक्रूट करती है, ऐसे मिनिस्टर्स को रिक्रूट करती है जो गवर्नमेंट को प्रॉपरली रन कर पाए, जो वेलफेयर स्कीम और जो अवेयरनेस है लोगों के सामने ला पाए, ठीक है। अब अपोजिशन पार्टी का क्या फंक्शन होता है, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले, जो अपोजिशन पार्टी है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अपोजिशन पार्टी हो काफी स्ट्रांग हो, जिसके वजह से पहला चीज, जो गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसीज है और जो गवर्नमेंट के रॉन्ग फंक्शंस है उनको सामने हाईलाइट कर पाए लोगों के सामने, वो कर्तव्य होता है एक अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का। सेकेंड, ये चीज, जो गवर्नमेंट नैरेटिव बिठा रही है पूरे देश भर में, उसको काउंटर करने के लिए वो अपना नैरेटिव बिठाती है पूरे देश भर में, ठीक है। दूसरा फंक्शन है आपका पॉलिटिकल पार्टीज का। तीसरा ये कि वो कोशिश करती है कि हमेशा जो गवर्नमेंट गलत कर रही है उसके खिलाफ आवाज उठा पाए और लोगों को जितना हो सके उतना एकजुट कर पाए, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 18। So question number 18 says the lack of internal democracy within parties is the major challenge to political parties all over the world. Analyze the statement, ठीक है। ये स्टेटमेंट को एनालाइज करना है। स्टेटमेंट क्या दिया है, जो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है पार्टीज के अंदर, वो सबसे बड़ा चैलेंज है सारी पार्टीज के लिए पूरे वर्ल्ड में, ओके। अब ये लैक ऑफ डेमोक्रेसी होता क्या है, कैसे होता है पार्टीज के अंदर, ये आपको समझना पड़ेगा। ये 3-4 कारण की वजह से होता है। सबसे पहला कारण है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग, maintaining membership register, holding organization meetings or conducting internal elections regularly has not been keep up with. Thus the ordinary members of the party do not get sufficient information and have no means to influence the decisions, ठीक है। सबसे पहला है lack of information,
ओके कि भाई कुछ कुछ मेंबर्स हैं वो अपना अपना डिसीजन ले लेते हैं, वो अपना अपना सब पार्टी चला रहे हैं, ठीक है। बाकी मेंबर्स का ना ओपिनियन पूछ रहे हैं, बाकी मेंबर्स के साथ ना मीटिंग डिस्कस कर रहे हैं, कुछ नहीं, एक डिसीजन अपना ले लिया, अपने हिसाब से पार्टी चला रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से एक मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है पार्टी के अंदर अंदर से, और जिसके वजह से पार्टी आखिरी में टूट सकती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक है। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब क्या, सक्सेशन मतलब क्या, देयर आर वेरी फ्यू चांसेस फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज टू द टॉप इन द पार्टी। द लीडर्स फेवर people close to them or even their party family members, and in many parties the top positions are invariably controlled by the members of our one family, which is bad for democracy, ठीक है। सेकेंड पॉइंट था आपका डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन में क्या होता है कि जो पार्टी के कोर मेंबर्स हैं, जैसे कि अगर इसका सीधा मैं एग्जांपल बोलूं तो कांग्रेस में क्या है कि जो गांधी फैमिली है वो सब चीज कंट्रोल करती है, ठीक है। वो चाहती है कि अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर बने या किसी के पास भी पावर हो तो वो उनके हाथ में ही हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी, और वो उन्हें ही सपोर्ट करेंगे जो उनकी बात मानता हो, ठीक है, जो उनके हिसाब से चलता हो, ओके, और उनके हिसाब से ही काम करता हो, तो वो उन्हें ही जाके प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिसकी वजह से उनका कंट्रोल रह पाए पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में, ठीक है। या वो अपने ही बच्चे या अपने कोई किसी फैमिली मेंबर को आगे बढ़ाएंगे फॉर द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन। तो ये एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खराब चीज होती है, ओके। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तीसरा पॉइंट है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब ये अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, those who happen to be the leaders take undue advantage, and so one or at the most a few leaders exercise paramount power in the party. Those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. बहुत सिंपल सा ये चीज है। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या, इसका मतलब एक ऐसा लीडर जिसकी ओवरऑल प्रेजेंस पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अपने हिसाब से पूरी पार्टी में डिसीजन लेना शुरू कर देता है, वो बाकी जो कोर मेंबर्स है उससे कुछ पूछता ही नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से लीडरशिप और पार्टीज के बीच में बहुत, जो पार्टी का लीडर है और मेंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट शुरू होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट होना शुरू हो जाता है, और अल्टीमेटली जिसकी वजह से पार्टी कंटिन्यू नहीं कर पाती, फिर पार्टी टूट जाती है, ठीक है। तो ये 3-4 रीजन है आपके फॉर द लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज, ओके। चलो, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, राइट द 3 challenges do you feel are being faced by political parties in India, give your opinion, ठीक है। ऐसे क्या 3 challenges है जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है इंडिया में, okay, since the party are the most visible face in a democracy, the people blame them for whatever is wrong with the working of democracy. There are 4 major areas where the working of political parties face challenges, okay। जैसे कि आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारे सामने 24 घंटे रहता है वो है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस जो डेमोक्रेसी में आपको दिखेंगी। ब्यूरोक्रेसी इतना दिखेगा नहीं, आईएएस आईपीएस आपको पता भी नहीं होगा आपके एरिया का कौन है, मगर आपको ये पता रहेगा कि आपके एरिया का विधायक कौन है, ठीक है। किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो पुलिस के पास नहीं आएगा मगर विधायक के पास जाएगा अपना काम निकालने के लिए। तो दे आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ अवर सोसाइटी, ठीक है। सेकेंड चीज, अगर कुछ भी गलत चीज होती है तो सबसे बड़ा ब्लेम हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ही डालते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा विजिबल है, जो आदमी ज्यादा दिखता है उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा ब्लेम डाला जाता है, ठीक है। अब ऐसे क्या 3 मेन चैलेंजेस है जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है इंडिया में। सबसे पहला है डायनेस्टिक सक्सेशन। जब तक ये नेपोटिज्म चलता रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज में कि भाई मैं अपने बच्चे को ही आगे करूंगा, मैं आगे अपने बच्चे ही करूंगा, भले ही उसमें कैलिबर हो या ना हो, मेरा बच्चा ही प्रधानमंत्री बनेगा और कोई नहीं बनेगा, मेरे हिसाब से ही सब कुछ चलेगा, मेरा बच्चा ही बनेगा, मेरे ही फैमिली मेंबर बनेगा। तो ये जो डायनेस्टिक सक्सेशन जब तक चलेगा इंडिया में तब तक एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में ठीक से जीत नहीं पाएगी। दूसरा
कि आजकल ऐसा है कि डायनेस्टिक सक्सेशन से आजकल मना कर दिया है लोगों ने, लोग खुद एक्सेप्ट नहीं करते जो भी पार्टी डायनेस्टिक सक्सेशन चलाती है, ठीक है। काबिलियत के हिसाब से लीडर्स बनने चाहिए, तब जाके एक देश में अच्छा सिस्टम बनेगा डेमोक्रेसी का, सबको चांस मिलेगा, ठीक है। सेकेंड है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। डायनेस्टिक सक्सेशन होने के कारण या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने के कारण या ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल आदमी का पावर, पैरामाउंट पावर होने के कारण आपका लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी हो जाती है पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। थर्ड है मनी एंड मसल पावर। आजकल क्या है कि जब एक इलेक्शन कंटेस्ट कराना होता है तो पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्शंस में बहुत सारा पैसा खर्चती है। अब ये इतना सारा पैसा आता है कहाँ से? ये कहाँ से आ रहा है ये सब पैसा? ये पैसा आता है आपके बड़े बिजनेसमैन देते हैं या कोई बाहर से चंदा आता है। तो यहाँ से जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना मनी और मसल पावर शो करती है। तो जो जितना ज़्यादा मनी और मसल पावर शो कर पाएगा वो उतना ज़्यादा आपको सामने दिखेगा, ठीक है। चौथा है नो मीनिंगफुल चॉइस। ओके, अगर आपके पास बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, और किसी को भी कुछ पसंद नहीं आ रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक टेंशन है डेमोक्रेसी में कि किसी ना किसी आदमी को कोई ना कोई तो पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी समझ में आनी चाहिए जिसकी वजह से उनको वोट पड़े, ठीक है। अगर वोट पड़ना ही बंद हो गया तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, देन moving on to the last question of this video, which is question number 20. क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है? राइट अ ब्रीफ अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता क्या है इंडिया में, ये हमें ब्रीफ तरीके से पता लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ECI। इट इज एन ऑटोनॉमस एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन यूनियन एंड स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनॉमस है, एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ऑटोनॉमस मतलब ये सरकार के अंदर नहीं आती है, सरकार से हट के काम करती है। जैसे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार से हट के काम करता है, वैसे ही जो ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी सरकार से हट के काम करती है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही चीज़ है कि इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस हो पाए स्टेट के अंदर और पूरे कंट्री में, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स दैट द ECI विद द पावर ऑफ डायरेक्शन, सुपर इंटेलिजेंस एंड control of elections to the parliament, state legislation, the office of the president of India and the office of vice president of India, ठीक है। तो जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो पूरी आर्मी की जो पावर होती है वो आर्मी की जो पावर है वो अंडर में आ जाती है, कुछ जो आर्मी की पावर होती है वो अंडर में आ जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो जो पूरा पॉलिटिकल पावर होता है इलेक्शन के टाइम में वो पूरा आता है ECI के अंदर। तो वो अपने डायरेक्शन से, अपने हिसाब से इलेक्शन को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। जो भी पार्लियामेंट का इलेक्शन हो या स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, ओके। फिर तीसरा आपका पॉइंट है कि ECI डज नॉट डील विद द इलेक्शन टू द अर्बन बॉडीज सच एज म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत इन द स्टेट, ठीक है। ECI का जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कोई भी अर्बन बॉडीज के साथ डील नहीं करती, जैसे कि पंचायत का इलेक्शन हो गया या म्युनिसिपैलिटीज का इलेक्शन हो गया, इन सब इलेक्शन से ECI डील नहीं करती है। ECI जो है वो मेजरली स्टेट इलेक्शंस के साथ और जो लोकसभा इलेक्शन है उनके साथ डील करती है। और उस समय जो पूरे कंट्री का सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन होता है वो ECI होती है। जो भी डिसीजन लेगा वो ECI लेगी, जो भी पावर एक्सरसाइज करेगी वो ECI करेगी, ठीक है। चलो, तो इसके साथ आज का जो आपका वीडियो है वो होता है समाप्त। आई होप जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो करो लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल करो सब्सक्राइब, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब तो कर दिया करो। इससे क्या होता है, इससे जो YouTube है वो आगे भी रिकमेंड करता है। उसके अलावा अगर आपको ये चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट है, इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो आप बेझिझक होकर नीचे YouTube कमेंट में पूछ सकते हो। उसके अलावा जो बाकी के हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सब के जो लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके इन लिंक्स को क्लिक कर सकते हो और इन ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हो। इन सब ग्रुप का नाम अतुल्य एडुकेटर, जो हमारा चैनल का नाम है,
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।